सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो गुटबाजी है उसके बारे में भी कई दफ़ा सवाल उठाए जाते रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि 10 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व को कांग्रेस ने खत्म किया है। 25 के 25 सीटों पर राज करने के बाद 11 सीटों का हाथ से खसक जाना, वो कौन सी वजह रही हो कि जो कुछ सीटों पर कांग्रेस नहीं जीत सकी है, उसके लिए आरोप लगाए जा रहे हैं सचिन पायलट पर कि उनकी वजह से उन सीटों पर हार मिली है। ये जो सेहरा है जीत का, ये कौन दूल्हा बनेगा और किसके सिर पर लगेगा? देखिए, पेपर लीक का एक मामला है, उससे लोग उनसे बहुत खफा थे। अग्निवीर जैसा मुद्दा है जिसे उठाया, क्या अग्निवीर ने भी इफेक्ट किया वहां पर बीजेपी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला पॉडकास्ट। राजस्थान की राजनीति चुनावी नतीजों के बाद से ही काफी दिलचस्प हो गई है। कुछ नाम हैं जो इस चुनाव में उभर कर सामने आए हैं और उन्होंने इस चुनाव को बेहद रोचक बना दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि 10 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व को कांग्रेस ने खत्म किया है। और न सिर्फ कांग्रेस ने, इसमें इंडिया गठबंधन का भी हाथ है और ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन आखिर यहाँ तक ये यात्रा कैसे पहुंची, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो नया नज़ारा देखने को मिल रहा है, कांग्रेस में जिस तरह से इस जीत का श्रेय लेने की होड़ मची हुई है, वो क्या, इसका आगे जाके क्या होने वाला है, इन्हीं सब पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी जयदेव जी मौजूद हैं। जयदेव जी एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। उन्होंने अभी तक कई चुनाव जो हैं, वो चाहे छोटे से छोटा महापौर का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, या फिर वो प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव हो, यानी विधानसभा, राज्यसभा, कोई भी चुनाव हो, हर तरह के चुनावों में सर आपने जो है काम किया है। लंबे समय आपने चुनाव देखे। लेकिन 2024 के चुनाव लंबे भी लगे, शायद उतने रोचक भी नहीं लगे, दिलचस्प भी नहीं लगे जनता को। दिलचस्प तो नहीं कहेंगे। जैसे देखिए, जब शुरुआत हुई तो ये कहा जा रहा था कि चुनाव बहुत नीरस होंगे, या लग रहा है कि सब कुछ एक तरफा है। और बाद में जब दूसरे चरण के बाद चुनाव उस तरह से नहीं रहा, चुनाव बहुत बदल गया और बहुत सारी चीज़ें बदली उसमें, और नतीजे भी दिखाते हैं कि बहुत कुछ बदला चुनावों में। और जिस तरह के नतीजे आए वो अपने आप में उस चीज़ को तस्दीक कर रहे हैं कि जो कुछ शुरुआत में लग रहा था सब कुछ एक तरफा होगा, और बातें जो हो रही थी कि 350 सीटें आएंगी कि 400 आएंगी, उस तरह का चुनाव हुआ नहीं। और ये चुनाव, आपने बड़ी दिलचस्प बात की। ये 400 पे, हालांकि हम अभी राजस्थान की राजनीति पे बात कर रहे थे, मैं थोड़ा भटक गई हूँ, लेकिन क्योंकि आप तो पूरे देश की राजनीति से वाकिफ हैं, 400 का इतना बड़ा टारगेट सेट करके जिस तरह से एनडीए गठबंधन चल रहा था, 370 लाने के तो खुद बीजेपी जो है वो दावा कर रही थी, 300 तक भी नहीं पहुंच सके। हाँ देखिए, वो अब वो संख्या पर और उसमें सारी चीज़ों पर अब सरकार तो एनडीए की बनने जा रही है, बहुमत है। हाँ, लक्ष्य जो बड़ा था उसके पास जरूर नहीं पहुँचे हैं, वो एक अलग विचार शायद करेगी बीजेपी खुद। और हम अगर सिर्फ राजस्थान की पर बात करें तो जिस तरह से 2014 का चुनाव था, जिस तरह से 2019 का चुनाव था, उसकी तुलना में राजस्थान में एक बड़ा सेटबैक है बीजेपी के लिए। और उस पूरे सेटबैक में कई चेहरे उभर कर दिखते हैं। अगर जो 8-9 सीटों का नुकसान होता जो दिख रहा है, उसकी वजह क्या रही? क्योंकि 6 महीने पहले, 6 महीने भी ज़्यादा कह रहा हूँ मैं, अगर देखा जाए तो दिसंबर में जो चुनाव हुए थे, 6 महीने हुए हैं मोटे मोटे, लेकिन यहाँ पर तो चुनाव शुरुआती दौर में ही ख़त्म हो गया था। यहाँ वोटिंग हो गई थी, तो 4-6 महीने भी वहाँ पूरे नहीं हुए थे, तो 4-5 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि इस तरह के नतीजे आए, वो बीजेपी को देखना पड़ेगा। और उसके साथ में जयदेव जी, जैसे आपने अभी बात की विधानसभा चुनावों की कि 4 महीने ही हुए, अगर हम बात करें विधानसभा में भी कहना मुश्किल हो रहा था कि राजस्थान में कौन जीतेगा। एक तरफा वैसे तो वहाँ की जनता की आदत है कि वो हर बार एक नई सरकार को मौका देते हैं, हर 5 साल में वहाँ सरकार एक रिवाज था। हाँ, लेकिन जब चुनाव शुरू हुए तो उस बार भी ये चल रहा था कि अब रिवाज चलेगा या फिर रिवाज टूटेगा, क्या होगा। हुआ वही, रिवाज ही कायम रहा। अचानक जो है कोई कुछ नया भी नहीं था, लेकिन इस बार ये चर्चा गर्म थी कि शायद बीजेपी वहाँ सरकार ना बना सके। ऐसे में ये जो अभी डेंट लगा है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा डेंट है, क्योंकि 10 सालों तक पूरी 25 के 25 सीटों पर राज करने के बाद 11 सीटों का हाथ से खसक जाना, वो कौन सी वजह रही होगी? नहीं, देखिए, आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से चुनाव हुआ है पूरा। और राजस्थान में आप देखेंगे तो अलग अलग इलाकों में जो हार हुई है उसमें अलग अलग चेहरे दिखाई देते हैं। अगर आप उस रीज़न की बात करेंगे जो अजमेर टोंक वाला रीज़न है, तो वहाँ दिखाई देता है कि
सचिन पायलट जिस इलाके से आते हैं, जिस टोंक से आते हैं, वहाँ पर भी कांग्रेस जीतने में सफल रही, बीजेपी को हार मिली। जब आप इधर आते हैं नागौर की तरफ, तो वहाँ पर हनुमान बेनीवाल, उनकी एक अपनी पॉलिटिक्स रही है। 2009 के चुनाव से अगर आप देखते हैं, 2014 का चुनाव जब आता है तो 2014 के चुनाव में वो निर्दलीय लड़ते हैं। 2009 में ज्योति मिर्धा वहाँ जीतती हैं कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन 2014 में वो निर्दलीय लड़ते हैं और 1.5 लाख के करीब वोट पा जाते हैं। फिर 2019 के चुनाव में बीजेपी उनको अपने साथ लेती है और वो वहाँ से सांसद बनते हैं और अपनी खुद की पार्टी बनाते हैं। उस पार्टी से तो बीजेपी 24 सीटें जीतती है और एकमात्र सीट वो खुद जीतते हैं। लेकिन जब 2024 का चुनाव आता है, उससे पहले वो किसानों के मुद्दे पर खुद को अलग कर लेते हैं बीजेपी से और वो कांग्रेस के साथ जाते हैं। अब वहाँ से एक बार फिर से इस बार वो जीतते हैं। तो उस रीज़न में एक बार फिर से लगातार तीसरी बार ज्योति मिर्धा हारती हैं। 2 बार वो कांग्रेस के टिकट पर थी, इस बार वो बीजेपी के टिकट पर थी। तो 2009 की सांसद ये उनकी तीसरी हार है। तो उस हिसाब से देखें तो नागौर में एक तरह से हनुमान बेनीवाल और उनकी पार्टी का एक ठीक ठाक सा प्रभुत्व बन चुका है। नाम ही लिया है बेनीवाल का, तो इस समय सबसे बड़ी चर्चा तो यही गर्म है कि क्या, क्योंकि इंडिया गठबंधन से वो नाराज चल रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि उन्हें जब बैठक हुई जीत के बाद तो उन्हें नहीं बुलाया गया। ऐसा माना जा रहा था कि वो एनडीए में शामिल होंगे। हालांकि उनका ये बयान आया है कि अभी वो एनडीए में भी शामिल नहीं होंगे, वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। जो किसान आंदोलन और अग्निवीर के मुद्दे को उन्होंने उठाया था। तो ये हनुमान बेनीवाल का ये जो चैप्टर चल रहा है ये भी काफ़ी रोचक है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप हनुमान बेनीवाल इसी मुद्दे पर, किसानों की मुद्दे की बात करके एनडीए से अलग हुए। एनडीए की वजह से वो सांसद एनडीए के समर्थन से पहली बार सांसद बने, दूसरी बार अब वो कांग्रेस के समर्थन से बने हैं। और वो अपने बयानों में ये कह रहे हैं कि भाई कि जब मैं अलग हुआ तो उस वक्त बीजेपी ने कहा कि आप हमारी वजह से सांसद हैं, तो मैंने उनसे कहा था कि आप अब आइएगा और फिर जीत के दिखाइएगा। तो मैंने उनको दिखाया कि मैं उनके बिना भी, लेकिन उसके साथ में वो भी ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेरी बहुत मदद की थी चुनाव में। तो अभी तक की स्थिति में ऐसा दिखाई देता है कि वो कोशिश वही कर रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ वाला जो हिस्सा है उसी तरफ वो दिखाई दे, जो एनडीए की तरफ जाते हुए दिख नहीं रहे। उसके साथ में सचिन पायलट का भी आज रिएक्शन आया है कि हम भाई इस जो हमारा जो गठबंधन है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ये हम आगे और बढ़ाएंगे भी। तो उससे दिख रहा है कि शायद सचिन पायलट की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से कोशिश है कि उसको बरकरार रखा जाए। बाकी इस तरह की जो नाराज़गियां हैं वो आपको जो सत्ता में नहीं रहता वहाँ से ज़्यादा दिखाई देती हैं, तो वो दिखेंगी। दिलचस्प की जब हम बात ही कर रहे हैं और आपने नाम लिया है सचिन पायलट का, तो ये बड़ा दिलचस्प है कि जो कुछ सीटों पर कांग्रेस नहीं जीत सकी है उसके लिए आरोप लगाए जा रहे हैं सचिन पायलट पर कि उनकी वजह से उन सीटों पर हार मिली है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो गुटबाजी है उसके बारे में भी कई दफ़ा सवाल उठाए जाते रहे हैं। अभी जब ये जीत हासिल की है 11 सीटों पर, तो भी ये कहा जा रहा है कि जो सचिन पायलट हैं अब वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं कि मेरी वजह से जीते। अशोक गहलोत का कहना है कि मेरी वजह से, लेकिन उनके खुद बेटे ही हार गए। तो ऐसे में क्या स्थिति है? ये जो सहरा है जीत का, ये कौन दूल्हा बनेगा और किसके सिर पर लगेगा? देखिए, इस चुनाव में अगर आप देखते हैं और पिछले जो दिसंबर में चुनाव हुए उसको देखते हैं, तो दोनों चुनाव में कांग्रेस से काफ़ी कुछ बदली हुई दिखाई देगी आपको। जब नवंबर दिसंबर में चुनाव हुए तो वो चुनाव पूरी तरह से अशोक गहलोत के चेहरे पर लड़ा गया था और पूरी तरह से अशोक गहलोत उसमें एक्टिव थे और नेपथ्य में दिखाई देते थे आपको सचिन पायलट, और वो अपने इलाके तक में ही सीमित थे। लेकिन अभी जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में आपको सचिन पायलट बहुत एक्टिव दिखाई दिए। एकमात्र अगर ये देखें कि वो जगह है या वो उम्मीदवार कुछ जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा रही कि जालौर में सचिन पायलट नहीं गए और उनको कहा गया, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बुलाया नहीं गया, तो उस तरह की जो बातें हुई तो वहाँ पर वो दिखाई देता है किस तरह की गुटबाजी या खेमेबंदी है कांग्रेस में, और उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरे हिस्से में आप देखते हैं कि कई सारी सीटों पर उन्होंने खूब जमकर प्रचार भी किया और उसका फ़ायदा कांग्रेस को होता दिखता है और वो दिखाई दे रहा है नंबर्स में। जहाँ तक उनके बेटे के हारने की बात है जालौर में, तो खुद अशोक गहलोत का रिएक्शन आया है कि वो सीट बहुत मुश्किल थी, गुजरात के पास पड़ती है, वहाँ तो बहुत सारे लोग गुजराती भी बोलते हैं, हम वहाँ 20 साल से जीते नहीं हैं। लेकिन जब आप इस फैक्ट पे जाते हैं कि आप 20 साल से नहीं जीते हैं, तो एक दूसरा फैक्ट भी है। दूसरा फैक्ट ये है कि जिस जोधपुर से वो आते हैं
जहाँ से वो खुद, जहाँ के सरदारपुरा सीट से विधायक हैं, उस जोधपुर में जो जोधपुर लोकसभा सीट है उसकी 8 में से 7 सीटें कांग्रेस हार गई थी। वहाँ पर हार का जो अंतर है वो करीब 1.5 लाख का है कांग्रेस के उम्मीदवार का, जहाँ से पिछली बार उनके खुद के बेटे 2.5 लाख के करीब के अंतर से हारे थे। इस बार उन्होंने बेटे को जालौर भेजा। वहाँ पर विधानसभा चुनाव में जालौर के 8 में से 3 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। चौथी सीट जो निर्दलीय जीता था वहाँ पर भाजपा तीसरे नंबर पर थी, कांग्रेस के उम्मीदवार से कांटे की लड़ाई थी। मतलब चौथी सीट पर भी आपको अच्छे नंबर थे, बाकी 4 पर बीजेपी थी। मतलब वहाँ पर लड़ाई, आप ये ज़रूर कह रहे हैं कि 20 साल से नहीं जीते, लेकिन अगर विधानसभा के चुनाव से तुलना जब करेंगे तो जोधपुर के मुकाबले शायद थोड़ी बेहतर लड़ाई कांग्रेस को वहाँ दिखती थी। या अशोक गहलोत खुद, अगर आप उस, क्योंकि एसेस करने के अपने अपने तरीके होते हैं। आपने हार को एसेस जब किया तो आपने ये कह दिया हम 20 साल से वहाँ नहीं जीते हैं, लेकिन जब आप वैसे टिकट ले रहे थे तो शायद वो असेसमेंट ये रहा होगा कि यहाँ हम 8 में से 7 सीटें हारे हैं, जिस जगह से मेरे अलावा कोई नहीं जीता, बाकी 7 सीटों पर बीजेपी जीती है, और वहीं जालौर में हमारे पास ज़्यादा उम्मीद दिखी होगी, शायद टिकट उससे लिया गया हो। और अब जब हार रहे हो आप, तो आप शायद ये कह रहे हो कि हम तो 20 साल से नहीं जीते। होगा इस चुनाव के बाद अशोक गहलोत? देखिए, अशोक गहलोत ने जिस तरह से चुनाव पूरा लड़ा विधानसभा का, उसके बाद क्योंकि उनको फ्री हैंड पूरा दिया गया था, उसके बाद से अब मुझे नहीं लगता है कि अशोक गहलोत जब अगला जो चुनाव होगा 2028 में, वहाँ पर कांग्रेस के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट होने वाले हैं। वहाँ पर शायद अगर सचिन पायलट इस तरह से, जिस तरह से अभी फ़िलहाल विधानसभा चुनाव के बाद एक्टिव हुए हैं, उस तरह से एक्टिव रहते हैं, तो सचिन पायलट ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई देंगे आपको। सचिन पायलट को एक नई ऊर्जा मिल गई है, क्योंकि एक समय तो ये भी कहा जा रहा था कि सचिन पायलट खुद ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वो तो पूरा एपिसोड आपने देखा, शायद सचिन पायलट को वो दिखाई दे गया होगा कि वो जो राजनीति करना चाहते हैं राजस्थान की, उस तरह की राजनीति उन्हें करनी अगर है तो शायद लंबे समय के हिसाब से शायद कांग्रेस में ज़्यादा बेहतर उनके पास विकल्प दिखाई देगा, क्योंकि बीजेपी में पहले से जो नेता हैं, पहले पार्टी वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी या उन पर विश्वास ज़्यादा करेगी। अगर जयदेव जी हम बात करते हैं राजस्थान की राजनीति की, तो एक नाम उभर कर आता है भाटी। ये कहाँ से आए, उगे अचानक से राजस्थान की राजनीति पर, और मीडिया की सुर्खियां बटोरी, और फिर अभी जो अंत हुआ, या जिस तरीके से ये चुनावों का अंत में जो परिणाम आए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब भाटी से कितनी उम्मीदें रखते हैं भविष्य के बारे में आपकी? भाटी क्या कर सकते हैं और क्या नहीं? देखिए, एक नेता, अभी हमने जो बात की अपनी इनकी हनुमान बेनीवाल की, तो उनकी एक अपनी छवि है, और उस इलाके में खेवसर वाला इलाका है, नागौर वाला इलाका है, उस इलाके में उनकी अपनी एक फॉलोइंग है, उनके अपना एक वोट बेस बन चुका है। कुछ उसी तरह से एक युवा चेहरा है रविंद्र भाटी, और इस चुनाव में कई सारे इस तरह के युवा चेहरे जीते हैं। हालांकि ज़्यादातर चेहरे ऐसे हैं जो किसी न किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं। यूपी में कई चेहरे जीते हैं, बिहार में कुछ 25 साल की युवा, 27 साल की युवा जीते हैं, यूपी में वही स्थिति है। उसी तरह से एक युवा चेहरे के तौर पर, और एक उस इलाके के एक उभरते हुए चेहरे के तौर पर, क्योंकि खुद वो विधायक हैं, बेहद कम उम्र में विधायक बन गए हैं। 25 साल की उम्र में अगर वो विधायक बन जाते हैं, तो 25 साल की उम्र नागर करते 26 साल होते तो वो विधायक बन जाते हैं। और अब वो 26 साल की उम्र में जिस तरह से उनका एक सोशल मीडिया पे एक अच्छा खासा क्रेज़ है, उससे लगता है कि एक जो युवा पीढ़ी का दुराव सा दिखता है राजनीति से, उसमें शायद इस तरह के चेहरे जब आते हैं तो एक नई तरह की ऊर्जा, नई तरह की उम्मीद ज़रूर दिखाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी तक वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 2 बार उतरे। अगर वो किसी विचारधारा से जुड़ी किसी पार्टी से जब जुड़ेंगे तो वो किस तरह का फैसला लेंगे, किस पार्टी से जुड़ेंगे, और वहाँ पर वो पार्टी उनका कैसे इस्तेमाल करेगी, तो शायद वो जो एक इंडिविजुअल के रूप में है, वो शायद एक तब प्रदेश के स्तर के हिसाब से एक नेता के रूप में शायद ज़्यादा बेहतर उभर सकेंगे। कहीं ना कहीं उनको या तो किसी पार्टी के साथ जुड़ना होगा, या तो फिर एक अपना खुद का संगठन खड़ा करना होगा। क्योंकि रविंद्र भाटी की जो सभाएं हैं, उसमें उनकी आवाज़ को सुनने के लिए जो युवा पहुंचते थे, जो भीड़ देखी जाती थी, लगता था कि वो जीतेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, उनका भविष्य जो है वो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। हालांकि विधायक हैं वो अपने क्षेत्र के, और रविंद्र भाटी की आवाज़ को काफ़ी सुना भी जाता है। नहीं, आप उनको ऐसे पूरी तरह से, ऐसा नहीं है कि जो
बाड़मेर की सीट है वहाँ पर उन्होंने उस तरह का इम्पैक्ट नहीं डाला। उस सीट को जब आप देखते हैं तो वहाँ वो दूसरे नंबर पर रहे हैं और अच्छे खासे वोट लिए हैं। तो काफी अच्छी टक्कर दी उससे है। हाँ, तो उससे आप ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत पीछे रह गए या बहुत कम वो रह गए। तो उस हिसाब से जब आप देखेंगे तो एक उनका अपना ये कुछ वैसा ही है जैसे बीजेपी ने कहा कि जिस दिन नतीजे आ रहे थे, हमें याद है कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो बड़े दुखी हो गए थे क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी पार्टी हार गई, जबकि बहुमत में थी बीजेपी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि बीजेपी ने अपना खुद का टारगेट इतना बड़ा सेट किया था जिसके वो करीब नहीं पहुंच सकी, और यही वजह थी शायद कि उसके जो लोग हैं वो उस तरह से खुशियां नहीं मना पाए। कुछ ऐसा ही हाल हम बोल रहे हैं भाटिया जी के लिए भी है। नहीं, आप अगर देखिए तो वो कोई ऐसी सीट नहीं थी बाड़मेर जहाँ वो कोई छोटे नेता के खिलाफ वो लड़ रहे थे। उनके सामने कैलाश चौधरी बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो मंत्री थे, तो सरकार में लंबे समय तक उनका अपना प्रभुत्व था, वहाँ से वो जीते थे। 2019 में वो थे, उमेद राम बेनीवाल थे, तो दो बड़े चेहरे थे और उनके सामने एक 26 साल का युवा खड़ा होता है और करीब करीब 6 लाख वोट पाता है, तो दूसरे नंबर पर हाँ दूसरे नंबर पर रहता है। तो आप ये ऐसा नहीं कह सकते हो भाई उमेद बेनीवाल को 7 लाख से ज़्यादा वोट मिले, 1,18,000 की हार हुई, लेकिन कैलाश चौधरी जो कि पिछली बार वहाँ जीते थे वो तीसरे नंबर पर खिसक गए, उनको 2,80,000 86,000 करीब वोट मिले हैं। तो उस लिहाज से जब आप देखते हैं तो इतनी खराब स्थिति नहीं है उनकी। अगर एक नेता, एक लड़का जो कि छात्र राजनीति से सीधे आता है और 25 साल की उम्र में विधायक बन जाता है और 6 महीने बाद, 6 महीने भी नहीं बीतते हैं विधायक बने, उसको 2-3 महीने होते हैं और वो फिर 3 महीने के अंदर चुनाव लड़ने उतरता है लोकसभा का, और वहाँ पर भी वो इस तरह का प्रदर्शन करता है, तो आप इसको छोटा वो नहीं कह सकते। और ऐसा भी नहीं है कि रविंद्र भाटी किसी संगठन या किसी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर उतरे थे, वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरे। और एक निर्दलीय उम्मीदवार अगर 5,86,000 से ज़्यादा वोट पा रहा है तो उसका एक अपना कह सकते हैं कि मतदाताओं का एक बेस होगा जरूर से, बिना उसके सिर्फ सोशल मीडिया के उससे दो पार्टियों से बिल्कुल दो बड़े पार्टियों से, एक स्थापित पार्टियों से दो स्थापित चेहरों को अगर वो टक्कर दे रहे हैं तो उस इलाके में उनकी अपनी एक पहचान तो बनी है, बिना उसके तो ये वोट नहीं मिले उसमें। बिल्कुल। जब हम राजस्थान की बात करेंगे तो एक आखिरी सवाल मेरा पूछना बनता है इस पूरे चुनावी नतीजों के दौरान, या ये जो भी चुनावी 2024 के जो लोकसभा चुनाव चले उसके बाद जब नतीजे आए, अब ये जो सिनेरियो है, बीजेपी जो दावा कर रही थी 400 पार का, राजस्थान की अगर हम बात करें तो 11 सीटें हारी है। आपको लगता है कि राजस्थान में जो मुद्दा है मंगलसूत्र के लिए जो उन्होंने आवाज़ उठाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो भाषण राजस्थान से ही दिया गया था पहली बार। उसके बाद इसके पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विधानसभा में पहुंचे थे उन्होंने लाल डायरी का जिक्र किया था। 5 महीने बीत गए थे, उस डायरी को वो भूल चुके थे। इसका भी असर दिखा चुनावों में, या फिर जो पेपर लीक का एक मामला है उससे लोग उनसे बहुत खफा थे। अग्निवीर जैसा मुद्दा है जिसे उठाया, क्या अग्निवीर ने भी इफेक्ट किया वहाँ पर बीजेपी को? नहीं, देखिए आप नवंबर दिसंबर में चुनाव होते हैं और 3 ऐसे राज्य थे जहाँ पर कि एक में तो कांग्रेस की सरकार थी, दूसरे में कांग्रेस सरकार थी, तीसरे में भी कुछ समय कांग्रेस की सरकार थी और फिर जो है बीजेपी की सरकार आई। लेकिन ये कहा गया कि आपने जनमत चुराया और ये बहुत सारी बातें थी और ऐसा लग रहा था कि शायद एक बहुत मुश्किल मुकाबला होने वाला है। लेकिन तीनों राज्यों में बहुत एक बड़ी जीत बीजेपी दर्ज करती है। जिन राज्यों में बड़ी जीत बीजेपी दर्ज करती है, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उनमें से एक राज्य में क्लीन स्वीप करती है, जहां 28 सीटें थी वहां 29 कर लेती है। एक राज्य जहां पिछली बार उसकी 9 सीटें थी उसको बढ़ा के 10 कर लेती है 11 में से। लेकिन तीसरे राज्य में वो जहां 25 की 25 सीटें थी, 24 उसकी खुद की थी, एक उसने जिसको समर्थन दिया था उसकी थी, हनुमान बेनीवाल तब बीजेपी की टिकट से बीजेपी के समर्थन से जीते थे, तो 25 की 25 सीटें एनडीए को वहाँ मिली थी। तो वहाँ पर ऐसा अचानक क्या हो गया कि वो 2 राज्यों में आप गेन करते हैं विधानसभा चुनाव के बाद, जो लोकसभा होती है पिछले लोकसभा के मुकाबले आप गेन करते हैं। लेकिन तीसरे राज्य में आप जहाँ पर थे वहाँ से खिसकते नहीं है, बहुत नीचे आ जाते हैं। 14 सीटों पर अगर आ जाते हैं आप, 8, 9, 10, 11 सीटें, मतलब 8 सीटें कांग्रेस जीत लेती है, एक सीट जो है खुद हनुमान बेनीवाल, एक राजकुमार रोत जो कि उस इलाके में उनकी अपनी एक
वोटर बेस है वो वहाँ से और उनकी पार्टी विधानसभाओं में जीतती रही, 1-2 विधायक बनते रहे, लेकिन अब वो लोकसभा में भी पहुँच जाते हैं और एक जो है CPM को भी मिल जाती है सीट। तो आपको ये देखना पड़ेगा और कि ऐसा क्या हो गया। जब आप बयानों को देखते हैं तो एक तरफ MP के नेताओं का बयान रखिए और एक तरफ राजस्थान के नेताओं का बयान रखिए। मध्य प्रदेश के नेता ये कहते हैं भाई कि हमने जो है आने के बाद और पीछे जो काम किए थे और उसके साथ में हमारे उसका वो मिला। दूसरी तरफ राजस्थान के नेता ये कहते हैं कि साहब हमें समय नहीं मिला, क्योंकि जैसे सरकार आई, सरकार के 2-3 महीने बाद तीनों राज्य को उतना ही समय मिला कि 3 महीने बाद जो है आप आचार संहिता लग गई, अभी हमने काम शुरू नहीं किया है। काम करते अगर हमने दिखा दिया होता तो शायद हमको इस तरह के नतीजे नहीं होते। लेकिन यही बात आप 2013 में देखेंगे तो 13 में भी सरकार आए 3 ही महीने हुए थे, लेकिन जब 14 में चुनाव होते तो 25 सीट जीती थी बीजेपी। तो ये तर्क थोड़ा सा मुश्किल होता है। राज्य की इकाई जो है वो फेल हुई है। बिल्कुल, उस स्थानीय स्तर पे आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ क्या हुआ है, राज्य की जो संगठन है, क्योंकि आप वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि बीजेपी के कई ऐसे नेता जो जनाधार वाले नेता थे वो एक सीट पर या फिर बिल्कुल निष्क्रिय थे। जिस तरह से बदलाव हुआ, उस बदलाव के बाद क्योंकि बहुत सारे दावेदार थे, अचानक से एक चेहरा आपने मुख्यमंत्री बनाया, उस चेहरे की कितनी एक्सेप्टेंस है वो उसको शायद समय लगेगा। शायद वो हिस्सा वहाँ MP और छत्तीसगढ़ में उस तरह से नहीं दिखा, लेकिन जिस तरह के छत्रप राजस्थान में है, फेल हो गया टिकट वितरण में कुछ हाँ वो टिकट वितरण किस तरह से हुए, क्योंकि जिस राहुल कांसवा को आपने बाहर किया वो जीत कर अब संसद पहुंच गए। जिस तरह से आपने उनका टिकट काटा और वो कांग्रेस के टिकट पर जाते हैं और जीत जाते हैं। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया को जिस तरह से आइसोलेट कर दिया गया, उनके बेटे जरूर जीत गए लेकिन वो पूरे प्रदेश में दिखाई नहीं दी। तो वो सारा कुछ कहाँ से इम्पैक्ट कितना किया है वो जब एसेस करेगी बीजेपी तो उसको फिर वहाँ से पता चलेगा और शायद फिर उसके बाद एक कोर्स करेक्शन आपको दिखाई दे। जब नई सरकार के गठन में किस तरह से कौन से चेहरों को शामिल किया जाता है वो देखना पड़ेगा आपको, और उसके साथ में इस सरकार के गठन के बाद क्या होता है, राजस्थान की सरकार में किस तरह के बदलाव होते हैं, तो आपको शायद वहाँ से वो जब कोर्स करेक्शन होगा तो समझ में आएगा कि हाँ किस तरह से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश हो रही है। तो जयदेव जी से पूछने के लिए मेरे जहन में बहुत सारे सवाल हैं और राजस्थान की राजनीति बहुत हैपनिंग है, आप भी बहुत कुछ जानना चाहते होंगे, मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन अभी समय जो है वो एक लिमिटेड समय ही है अभी हमारे पास। जल्दी ही हम फिर से इस पर जो सीटें रह गई हैं जिनके विश्लेषण अभी हमने नहीं किए हैं उन पर बात करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताइए कि राजस्थान की वो कौन सी सीट है जिस पर आप जानना चाहते हैं कि जीत और हार के समीकरण कारण क्या रहे हैं। देखते रहिए अमर उजाला पॉडकास्ट। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।